नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवम अग्रहरी। मैं वर्तमान में विद्यार्थी हूं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का। वहां से मैं एमए प्रथम वर्ष का विद्यार्थी हूं। आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं सीयूईटी पीजी 2023 के प्रश्न पत्र पर चर्चा करने के लिए। तो आज हम देखेंगे कि 2023 का प्रश्न पत्र, जिसके बारे में कहा जाता है कि अवधारणात्मक प्रश्नों पर ज्यादा आधारित था प्रश्न पत्र, वो किस प्रकार का था और उसके प्रश्नों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, उसके उत्तर को आपके साथ साझा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बड़े खेद की बात है कि हम लोगों के लिए हिंदी में अभी तक इस ढंग की कोई पुस्तक नहीं लिखी गई जिसमें हमारी प्राचीन उन्नति अर्वाचीन अवनति का वर्णन भी हो और भविष्य के लिए प्रोत्साहन भी। उक्त कथन किस रचना की भूमिका का अंश है? तो आप देखेंगे तो ये भारत भारती की भूमिका से लिया गया है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है और ये 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगर भारत भारती के बारे में बात की जाए तो इसको उद्घोष काव्य कहा जाता है। मोटिवेशनल पोएट्री है, उद्घोष काव्य आप कह सकते हैं इसको। और एक कवि थे हाली, उनकी एक रचना थी मुसद्दस, उसी के ढंग पे इसको लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। तो ये इसका उत्तर भारत भारती हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन निराला द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 पे दिया गया है इरावती, और यह है प्रसाद का उपन्यास। जयशंकर प्रसाद का ये उपन्यास है। और प्रसाद के अगर अन्य उपन्यासों को हम देखें तो कंकाल, तितली, ये सारे उपन्यास प्रसाद के हैं। कंकाल, तितली, इरावती जो ऑप्शन में दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम देखें अप्सरा, अलका, प्रभावती और बिल्लेसुर बकरिया भी अगर देखें तो निराला के उपन्यास है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ये गलत है, तो ये ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की अवधि क्या है? संवत 1880 से 1960, संवत 1890 से 1970, संवत 1900 से 1980, संवत 1910 से 1990। तो अगर हम शुक्ल जी का काल विभाजन देखें तो शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया उसमें संवत में उन्होंने किया है काल विभाजन। और पहला जो काल है वीरगाथा काल जिसको कहते हैं, वो 1050 से 1375 ईस्वी तक है। इसको इन्होंने वीरगाथा काल कहा है। इसके बाद 1375 संवत से 1700 तक को इन्होंने भक्ति काल के अंतर्गत रखा है। और इसके बाद 1700 से 1900 संवत तक इन्होंने रीति काल कहा है। और 1900 से 1984 या कहीं कहीं पे आप 1980 भी देखेंगे, 1984 या 1980 जो भी ऑप्शन में है वो आधुनिक काल होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न नंबर 29 कि राहुल संकृत्यायन की रचना जीवन यात्रा का प्रकाशन वर्ष है। तो राहुल संकृत्यायन की आत्मकथा जो है जीवन यात्रा, उसका प्रकाशन वर्ष 1946 है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर आप देखें तो प्रश्न है, नई कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कहानी के क्षेत्र में नई कहानी आंदोलन नई कविता के सादृश 1956 के आसपास प्रारंभ हुआ। तो ये बिल्कुल सही है पहला कथन कि 1956 में नई कविता के सादृश नई कहानी आंदोलन शुरू हुआ। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा नई कहानी से जुड़े रहे, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है कि नई कहानी संदर्भ और प्रकृति नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तक है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि नई कहानी संदर्भ और प्रकृति ये देवशंकर अवस्थी की पुस्तक है। देवशंकर अवस्थी की पुस्तक है ये, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और तीसरा है, नई कहानी में प्रतीक और मिथकों का प्रयोग प्रमुखता से मिलता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि नई कहानी यथार्थ पे आधारित होती है। अगर आप जैसे कोई भी कहानी उठा लें, जैसे एक कहानी है जिंदगी और जोक, उसका जो मुख्य पात्र है रजुआ, वो एकदम यथार्थ जीवन का पात्र है, तो प्रतीकों और मिथकों पे आधारित नहीं होता। अगर आप भक्ति काल में देखें तो जैसे राम का प्रतीक, मतलब राम का मिथक यूज किया जाता है बहुत ज्यादा, राधा का मिथक, कृष्ण का मिथक यूज किया जाता है। तो वो अगर आप देखें तो रीति काल और भक्ति काल में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, नई कहानी में वो नहीं मिलता है। और जो अंतिम कथन है वो है, नई कहानी की शुरुआत निर्मल वर्मा के परिंदे से मानी जाती है, ये बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और
अंतिम का मतलब ए, बी और ई जिस ऑप्शन में होंगे वो सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 31 नंबर, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी किसकी काव्य पंक्ति है? तो आप अगर जानते होंगे तो बहुत प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी नाहित का अछार एक मुट्ठी। तो ये जायसी की पंक्ति है, पद्मावत से ली गई है। इसके साथ अगर आप देखें तो आपको ध्यान होना चाहिए कि पद्मावत का रचना काल क्या है। तो पद्मावत 1540 ईस्वी में रचित रचना है और इसकी भाषा भी आपको पता होनी चाहिए, अवधी भाषा में लिखा गया है। और इसमें प्रयुक्त छंद कई बार पूछ लेता है कि पद्मावत में कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है। तो दोहा और चौपाई छंदों में रचना हुई है पद्मावत की, दोहा और चौपाई छंद में। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आप चारों वाक्य पढ़ें और बताएं कि इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। पहला है तब यह काम जरूर हो जाएगा, दूसरा है तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। अगर आप दूसरा ऑप्शन देखें तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, तो शायद और जरूर इस वाक्य में कॉन्ट्रोडिक्शन है। तो शायद और जरूर में अगर शायद है तो जरूर नहीं होना चाहिए और अगर जरूर है तो शायद नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है शायद तब यह काम अवश्य हो जाएगा, तो इसमें भी अवश्य और शायद में कॉन्ट्रोडिक्शन है। अगर शायद है तो अवश्य नहीं होना चाहिए और अगर अवश्य है तो शायद नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है तब यह काम शायद जरूर हो जाएगा, तो शायद और जरूर साथ साथ में है, इन दोनों में कॉन्ट्रोडिक्शन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है, तब यह काम जरूर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33 है कि काव्य हेतु के अंतर्गत परिगणित प्रतिभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो अगर आप देखें तो काव्य हेतु मतलब काव्य के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो उसमें प्रतिभा के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया था रुद्रट ने, शक्ति। रुद्रट काव्यशास्त्र के आचार्य हैं, उन्होंने शक्ति का इस्तेमाल किया था प्रतिभा के लिए, रुद्रट ने। अगर आप देखें तो शक्ति या प्रतिभा के अलावा जो और काव्य हेतु होते हैं, पहला होता है प्रतिभा, एक होता है अभ्यास और एक होता है व्युत्पत्ति। काव्य हेतु का जो अर्थ है वो इस संदर्भ में है कि कविता करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, किन मूलभूत गुणों की आवश्यकता होती है। तो उसमें एक प्रतिभा है, अभ्यास है और व्युत्पत्ति, ये 3 गुण होने चाहिए। और रुद्रट ने प्रतिभा को शक्ति कहा था, तो ये दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 34 है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो आपको पता होगा कि वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1565 ईस्वी में। अगर आप देखें तो अष्टछाप में आपको पता होना चाहिए कि कौन से 8 कवि थे। तो विट्ठलनाथ ने जो 8 कवि रखे थे उनमें से 4 थे वल्लभाचार्य के शिष्य, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और 4 शिष्य थे विट्ठल के खुद के। तो विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे। वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे उनमें अगर आप देखें तो पहले थे कुंभन दास। कुंभन दास के बारे में, कुंभन दास की एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हर नाम, संतन को कहा सीकरी सो काम। तो कुंभन दास बहुत इंपॉर्टेंट रचनाकार है, आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद सूरदास आते हैं, सूरदास के बारे में आप सभी जानते हैं। इसके बाद आते हैं परमानंद दास और चौथे हैं कृष्णदास। इसके अलावा विट्ठल के जो 4 शिष्य हैं उनमें अगर आप देखें तो पहले आते हैं गोविंद स्वामी, दूसरे आते हैं छीत स्वामी, तीसरे आते हैं नंददास और चौथे आते हैं, चौथा आप चेक कर सकते हैं, चौथे जो है वो चतुर्भुजदास, सॉरी चौथे चतुर्भुजदास है। तो ये अष्टछाप के जो कवि हैं, जो रचनाकार हैं अष्टछाप में, विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेडियो नाटक के संदर्भ में सही नहीं है? ये 35वां प्रश्न है। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है कि रेडियो नाटक असंख्य एवं अदृश्य श्रोताओं को सुनने के लिए लिखा जाता है। तो ये सही है कि जो अदृश्य श्रोता होते हैं उन्हीं के लिए, उनको सुनाने के लिए रेडियो नाटक लिखा जाता है।
दूसरा कथन है कि परिवेश की स्थापना ध्वनि प्रभाव द्वारा की जाती है, क्योंकि रेडियो में अगर आप देखें तो ध्वनि के अलावा और किसी चीज का महत्व नहीं होता है। आवाज ही होती है जो श्रोता और जो बोल रहा होता है उसके बीच का माध्यम बनती है। तो ध्वनि प्रभाव द्वारा परिवेश की स्थापना की जाती है। तीसरा है कि पात्रों को अभिनेता अभिनेत्रियों के स्वर और बोलने के अंदाज से पहचाना जाता है, क्योंकि वहां पे दिखाई तो देता नहीं है रेडियो में, आप देखते तो है नहीं, बोल के ही सुन के ही आपको पता चलता है कि कौन सा पात्र है जो बोल रहा है। और चौथा ऑप्शन है कि पात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो ये गलत है, क्योंकि रेडियो में आप मंच पे पात्रों को नहीं उपस्थित कर रहे हैं, तो पात्रों की संख्या जितनी कम होगी कथानक का बिखराव नहीं होगा और दर्शक को उतना ही मजा आएगा उस रचना को सुनने में। तो इसमें ऑप्शन जो फोर्थ है ये गलत है, तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। इन अनुच्छेदों का मिलान करना है कि इनमें कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। तो पहला अगर आप देखें अनुच्छेद 120 है, तो अनुच्छेद 120 अगर आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 120, 210, 343, 345, ज्यादातर आप 343 से स्टार्ट करते हैं, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। 343 ए एक जो अनुच्छेद है उसमें बताया गया कि संघीय राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये सभी बच्चों को कंठस्थ होता है, तो यहां से देख लेते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप देखें तो सी का दूसरे में मिलान कीजिए, तो इन दोनों में ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, बचे दो ऑप्शन आपके, इन दोनों में सी का सेकंड है। अब आते हैं ए से देखते हैं। ए अनुच्छेद 120 संसदों में प्रयुक्त भाषा का प्रावधान अनुच्छेद 120 में है, तो ए का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। आपको सभी अनुच्छेदों को देखने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। बाकी समय को बचाने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, अनुच्छेद जो 210 है वो आप देखेंगे तो विधानमंडलों में प्रयुक्त भाषा का प्रावधान है, और 345 जो है उसमें विभिन्न राज्यों की राजभाषा का प्रावधान है। इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद आपको कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि लगभग परीक्षा में एक ना एक अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद अगर आप अगले प्रश्न पे आए तो अगला प्रश्न भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए वाला ही है। अगर आप देखें तो इसमें दिया गया अवधारणा और भेद, तो इसमें अगर आप देखें तो आपको बताना है कि काव्य हेतु निम्न में से कौन सा है, और काव्य लक्षण इनमें से कौन सा है, शब्द शक्ति कौन सी है, और काव्य प्रयोजन कौन सा है। तो अगर आप देखें काव्य हेतु हमने डिस्कस किए कि 3 काव्य हेतु होते हैं, प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति, तो ऑप्शन ए का व्युत्पत्ति हो गया। काव्य लक्षण अगर आप देखें तो काव्य लक्षण है शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये हित के हर विद्यार्थी को पता होता है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। फिर इसके अलावा आता है शब्द शक्ति। अगर आप देखें शब्द शक्तियां 3 होती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, और कुछ जो आचार्य हैं वो तात्पर्य वृत्ति को भी शब्द शक्ति मान लेते हैं। तो शब्द शक्ति लक्षणा हो गई, और काव्य प्रयोजन हो गया कीर्ति। काव्य प्रयोजन मम्मट ने 6 बताए थे, कीर्ति भी उनमें से एक है, आगे चर्चा कर लेंगे इसकी। तो इनमें अगर आप देखेंगे कि ऑप्शन ए का 3rd और ऑप्शन बी का, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन ए का 3rd और ऑप्शन बी अगर आप देखें तो बी का 4th, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्राकृत पेंगलम नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर ने प्राकृत पेंगलम नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। शब्द शक्ति के अंतर्गत गौण शब्द का क्या तात्पर्य है। तो लक्ष्यार्थ के लिए गौण शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर आप देखें तो शब्द शक्तियों में अर्थ 3 प्रकार के होते हैं, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ और मुख्यार्थ। तो जो लक्ष्यार्थ होता है वो गौण शब्द का अर्थ होता है, या गौण शब्द का तात्पर्य लक्ष्यार्थ से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है कि बच्चन सिंह के अनुसार प्रेमचंद ने किस उपन्यास को स्वयं हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है। तो अगर आप देखें बच्चन सिंह की पुस्तक अगर आप उठाएंगे तो उसमें ये दिया गया है, सेवा सदन को उन्होंने प्रेमचंद ने खुद हिंदी का बेहतरीन नॉवेल माना है। और सेवा सदन अगर आप देखें तो स्त्रियों की समस्या पर आधारित उपन्यास है, स्त्री समस्या पर, और इसमें वैश्या जीवन का भी चित्रण आता है। तो ये बहुत प्रमुख है, प्रेमचंद के सभी उपन्यास प्रमुख है, आपको पता होना चाहिए। तो ये वैश्या जीवन से संबंधित है। इसके अलावा गोदान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1936 में आया था। और प्रेमाश्रम, रंगभूमि, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। प्रेमचंद के सभी उपन्यास आपको प्रकाशन वर्ष के साथ याद होने चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 41 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है कि आपको बताने हैं कि इनमें से संकेतार्थक वाक्य कौन सा है, निषेधात्मक वाक्य कौन सा है, आज्ञार्थक वाक्य कौन सा है, विधानार्थक वाक्य कौन सा है। तो अगर आप देखें संकेतार्थक वाक्य कौन होते हैं, तो संकेतार्थक वाक्य वो होते हैं जिसमें पहला जो पद है वो दूसरे पद पे आश्रित हो। तो अगर आप देखें इनमें से, तो मैंने खाना नहीं खाया, ये नहीं होगा। यदि तुम खाओ तो मैं खाऊं, तो इसमें जो पहला पद है यदि तुम खाओ तो मैं खाऊं, तो पहला पद दूसरे पद पे आश्रित है, तो ये ऑप्शन 1 का इसमें मिलान हो जाएगा। ये संकेतार्थक वाक्य है। इसके बाद निषेधात्मक वाक्य वो होते हैं जिनमें किसी भी कार्य को करने का निषेध किया जाता है, मतलब नहीं का भाव आता है। तो अगर आप देखें हमने खाना नहीं खाया, ये निषेधात्मक वाक्य है। इसके बाद आज्ञार्थक वाक्य वो होते हैं जिनमें किसी चीज की आज्ञा दी जाती है। तो अगर आप देखें कि तुम खाना खाओ, ये आज्ञार्थक वाक्य हो गया। इसके बाद आता है विधानार्थक वाक्य, जिसमें किसी कार्य का पूर्ण होना बताया जाए, पूर्ण होने का भाव जब होता है तो उसको बोलते हैं विधानार्थक वाक्य। तो हम खाना खा चुके, इसमें किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध है, तो ये विधानार्थक वाक्य हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए का जो है सेकंड, तो मतलब ये पहला और चौथा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बी का अगर आप देखें तो बी का फर्स्ट रहेगा, मतलब ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 42, एक आलोचक ने लिखा है कि हिंदी साहित्य में, या माफ कीजिए, एक आलोचक ने लिखा है कि इतिहास में सब कुछ यथार्थ होते हुए भी असत्य है और कथा साहित्य में सब कुछ काल्पनिक होते हुए भी सत्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रेमचंद ने कहा है कि एक आलोचक ने लिखा है कि इतिहास में सब कुछ यथार्थ होते हुए भी असत्य है और कथा साहित्य में सब कुछ काल्पनिक होते हुए भी सत्य है। यह प्रेमचंद का कथन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस लेखक की कृति है? तो अगर आप देखें तो ये सुरेंद्र वर्मा की कृति है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। इसके अलावा भी जो लेखक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सभी पे ध्यान देना होगा। जैसे मोहन राकेश हो गए, इनका आषाढ़ का एक दिन बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, आषाढ़ का एक दिन। और इसके अलावा भुवनेश्वर हो गए, तो भुवनेश्वर का एक नाटक है तांबे का कीड़ा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, तांबे का कीड़ा। माना जाता है कि यहां से विसंगति नाटक या जो एब्सर्ड नाटक होते हैं उनकी शुरुआत होती है। विसंगति नाटकों की शुरुआत, नाटक की शुरुआत यहां से मानी जाती है, तांबे के कीड़े से। अगर आप देखें विसंगति नाटक में कथानक का बिखराव बहुत होता है। अगर आप यूरोप में देखें तो वेटिंग फॉर गोदो एक नाटक है, वेटिंग फॉर गोदो सैमुअल बेकेट का। वहां से यूरोप में माना जाता है कि एब्सर्ड नाटकों की शुरुआत हुई, सैमुअल बेकेट। तो ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए कि विसंगति नाटक की शुरुआत तांबे के कीड़े से स्टार्ट मानी जाती है, भुवनेश्वर का नाटक है। और सुरेंद्र वर्मा की रचना है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। ये 1975 में ये रचना आई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। 1975 में ये नाटक लिखा गया था सुरेंद्र वर्मा द्वारा। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 44। शुक्ल जी के निबंध संग्रह विचार विधि का परिमार्जित संग्रह है। तो अगर आप देखें तो चिंतामणि भाग 1 जो प्रकाशित हुआ था वो पहले विचार विधि नाम से प्रकाशित हुआ था, उसके बाद उसका चिंतामणि भाग 1 नाम रखा गया। 1930 में यह प्रकाशित हुआ था, आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि 1930 में जब ये प्रकाशित हुआ तो इसके संपादक शुक्ल जी स्वयं थे। इसके बाद दूसरा भाग जब आया तो इसके संपादक थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद ने संपादित किया दूसरा चिंतामणि का भाग। तीसरा भाग नामवर सिंह ने संपादित किया, ये जेएनयू के प्रोफेसर है नामवर सिंह। और चौथा भाग भी कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने संपादित किया। ओम प्रकाश सिंह भी जेएनयू के प्रोफेसर है। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसर्स ने मिलकर 2 भाग संपादित किए, नामवर सिंह ने और ओम प्रकाश सिंह ने, चिंतामणि भाग 3 और भाग 4।
और पहला जो भाग है वो विचार विधि का परिमार्जित संग्रह है। 1930 में विचार विधि नाम से शुक्ल जी ने यह संग्रह प्रस्तुत किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वाक्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं, तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि जहां एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो वहां पर संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि जब एक वाक्य दूसरे की संभावना पे या किसी वाक्य का एक पद दूसरे की संभावना पे निर्भर हो तो वो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा है जिससे किसी बात के होने का बोध हो वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है, तो ये गलत है क्योंकि जिससे किसी के होने का बोध हो वो विधानार्थक वाक्य कहलाता है। आज्ञावाचक वाक्यों में आज्ञा का भाव होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद रचना के आधार पर वाक्य 3 या 4 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, ज्यादातर जगहों पे 3 भेदों का जिक्र किया जाता है। एक होता है सरल वाक्य या साधारण वाक्य भी बोलते हैं इसको, साधारण वाक्य। दूसरा होता है मिश्र वाक्य और तीसरा होता है जटिल वाक्य या इसको संयुक्त वाक्य भी बोलते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं। और इसके बाद आता है किसी वाक्य के सार्थक शब्दों को यथास्थान रखने की क्रिया को अन्वय कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ए, बी और डी ये सही है, ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा, ए, बी और डी। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 46 है कि देश के लोग किसका कहानी संग्रह है। तो अगर आपने कहानियों का विकास पढ़ा होगा वस्तुनिष्ठ इतिहास की पुस्तक से या किसी भी पुस्तक से, तो आप देखेंगे कि देश के लोग अमरकांत का कहानी संग्रह है। इसके अलावा अमरकांत के जो प्रसिद्ध कहानी संग्रह है उसमें जिंदगी और जोक बहुत प्रसिद्ध है, आपको पता होना चाहिए, जिंदगी और जोक। इसकी एक कहानी जिंदगी और जोक यूपीएससी ऑप्शनल के सिलेबस में भी लगी हुई है, जिंदगी और जोक। इसके अलावा मौत का नगर, देश के लोग, ये इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं, देश के लोग। और अमरकांत बहुत महत्वपूर्ण कहानीकार हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शब्द शक्ति के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य मिलते हैं। पहला है कुछ आचार्य तात्पर्य वृत्ति को शब्द शक्ति का भेद मानते हैं, तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि शब्द शक्तियां मुख्यतः 3 होती है, अविद्या, व्यंजना और लक्षणा, लेकिन कुछ आचार्य तात्पर्य वृत्ति को भी शब्द शक्ति का एक भेद मानते हैं, तो पहला ऑप्शन ये सही है। दूसरा कथन है कि जो मुख्य अर्थ का बोध कराता है उसे वाचक कहते हैं, तो ये भी सही है। और तीसरा कथन है कि शब्द शक्तियों के अनुसार अर्थ के 2 प्रकार माने गए, ये गलत है क्योंकि शब्द शक्तियों के अनुसार अर्थ के 3 प्रकार माने गए हैं, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ और मुख्यार्थ। इसके बाद अगला कथन है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो पंक्तियों में अभिधा शब्द शक्ति है, तो बिल्कुल अगर आप देखें तो सीधे किसी बात को सरलता से कह दिया गया है और इसमें जो शब्दार्थ है वही भावार्थ है, दोनों बराबर हैं, तो ये अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। तो ऑप्शन ए, बी और डी ये सही हो जाएंगे, ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 48 पे हम आते हैं। तो प्रश्न नंबर 48 है कि अल्पप्राण का चयन कीजिए, निम्न में से अल्पप्राण कौन सा है। तो किसी भी वर्ग में अगर आपको अल्पप्राण या महाप्राण का पता लगाना है तो सिंपल सा नियम होता है उसका कि किसी भी वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें जो वर्ण होता है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण वो अल्पप्राण होता है, अल्पप्राण, और जो दूसरा और चौथा वर्ण होगा किसी भी वर्ग का वो महाप्राण होगा। तो अब इस प्रश्न में हम देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो ये दूसरा वर्ण है अपने वर्ग का, तो ये गलत हो जाएगा, ये महाप्राण है। ठा भी अगर हम देखें तो ये भी दूसरा वर्ण है अपने वर्ग का, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी महाप्राण है। और का अगर हम देखें तो का वर्ग का पहला जो वर्ण है वो का है और ये अल्पप्राण है, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो ग्राम अगर आप देखें तो 1911 में आई ये कहानी प्रसाद की लिखी हुई, 1911 ईस्वी में, और ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण कहानीकार है, इनकी सभी कहानियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो प्रसाद को आप छोड़ के नहीं चल सकते।
अगले प्रश्न पे आए, प्रश्न संख्या 50। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? अब ये जो प्रश्न है ये थोड़ा विवादास्पद प्रश्न है, क्योंकि इसमें आपको कहीं कहीं पे 5 भेद मिलेंगे और कहीं कहीं पे 6 भेद भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो जो 5 भेद हैं, यूजीसी ने भी यही ऑप्शन सही माना पिछली बार, 5 भेदों का। इसके जो भेद हैं, पहला है पूर्ण वर्तमान, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान, तीसरा है तात्कालिक वर्तमान, चौथा है संदिग्ध वर्तमान और पांचवा है संभाव्य वर्तमान और एक है सामान्य वर्तमान। लेकिन अब अगर आप देखें तो संदिग्ध और संभाव्य वर्तमान में मोटा मोटा अगर आप देखें तो भेद नहीं दिखाई देता है। तो कुछ जो व्याकरणविद हैं वो मानते हैं कि संदिग्ध और संभाव्य दोनों एक होते हैं, तो इसलिए वो 5 भेद मान के चलते हैं। बाकी कहीं कहीं पे ये 6 भेद पूरे बताए जाते हैं। जो ज्यादा प्रमाणिक पुस्तकें हैं उनमें मेरे ख्याल में 6 भेद यही बताए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे 5 ही भेद बताए जाते हैं। संदिग्ध और संभाव्य को एक मान लिया जाता है, लेकिन यूजीसी ने चूंकि 5 ही भेद माने हैं तो हम अभी के लिए इसी को सही मान के चलते हैं, ऑप्शन थर्ड, 5 भेद वर्तमान काल के। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न विज्ञापन से संबंधित है कि बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर विज्ञापन किस उत्पाद का है? तो अगर आपने विज्ञापन को ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि बजाज स्कूटर का विज्ञापन है बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52, वह है रीतकालीन कवि वृंद ने अपना नीत काव्य किस छंद में लिखा है? तो वृंद ने अपना नीत काव्य दोहा छंद में लिखा है। वृंद बहुत महत्वपूर्ण कवि है रीतिकाल के। इनकी एक रचना यमक सतसई, आपको भूलनी नहीं चाहिए वो रचना। इसके अलावा भाव पंचाशिका और भी बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी। तो वृंद बहुत महत्वपूर्ण कवि है, ये आपको पता होना चाहिए वृंद के बारे में। और इन्होंने अपने नीत काव्य की रचना दोहा छंद में की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचक हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी का स्वतंत्र इतिहास लेखन किस आलोचक ने किया है? तो अगर आप देखें तो गोपाल राय ने एक पुस्तक लिखी है हिंदी कहानी का इतिहास, हिंदी कहानी का इतिहास। इसके अलावा उपन्यास के इतिहास पे भी उन्होंने एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी है अलग से। तो गोपाल राय ने हिंदी कहानी और उपन्यास का स्वतंत्र इतिहास लेखन किया है, तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, गोपाल राय। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 54। इसमें नीचे 2 कथन दिए गए हैं और दोनों पे आपको विचार करना है। पहला कथन है कि जयशंकर प्रसाद को शिखर कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय कामायनी को जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। कामायनी बहुत प्रख्यात रचना है छायावादी काल की और जयशंकर प्रसाद ने उसको लिखा है, तो पहला ऑप्शन सही है। और दूसरा है कि नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र की प्रसिद्धि का आधार समस्या नाटक है, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। लक्ष्मी नारायण मिश्र समस्या नाटकों के लिए प्रसिद्ध है और समस्या नाटक अगर आप देखें तो 2 प्रकार के होते हैं, सामाजिक समस्या नाटक और मनोवैज्ञानिक समस्या नाटक। लक्ष्मी नारायण मिश्र के अलावा अगर आप देखें तो लक्ष्मी नारायण लाल भी समस्या नाटक के लिए प्रसिद्ध है। और जयशंकर प्रसाद को शिखर कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय कामायनी को जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। कामायनी अगर आप देखें तो कामायनी का रचना काल आपको पता होना चाहिए, 1935 ईस्वी में आई थी कामायनी, और इसलिए दोनों कथन सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 55, जन्म तिथि के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? पहले कवि है श्रीधर पाठक, फिर जयशंकर प्रसाद, तीसरे हैं मैथिली शरण गुप्त, चौथे हैं श्याम नारायण पांडे और पांचवी है महादेवी वर्मा। तो अगर आप देखें तो महादेवी वर्मा का जन्म काल आपको पता होगा 1907 ईस्वी और मैथिली शरण गुप्त का 1886 ईस्वी और जयशंकर प्रसाद का 1889 ईस्वी। तो ये तीनों तो बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और श्रीधर पाठक भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये उनकी अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनके जन्म काल आपको रटे हुए होंगे। 1907 महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त 1886 और 1889 जयशंकर प्रसाद। श्रीधर पाठक का जो जन्म है वो 1856 ईस्वी में है और श्याम नारायण पांडे 1907 ईस्वी। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले ऑप्शन ए होना चाहिए श्रीधर पाठक। तो अगर आपको श्रीधर पाठक का पता है तो आपको सारे लोगों का पता होने की जरूरत नहीं है, आप एलिमिनेट करके उत्तर दे सकते हैं। श्रीधर पाठक ऑप्शन ए
सबसे पहले रहेंगे तो ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 56। आप अगर देखें प्रश्न को ध्यान से तो प्रश्न में कह रहा है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित श्रृंखला की कड़ियां का प्रकाशन वर्ष क्या है। आप सभी को पता होगा कि महादेवी वर्मा का निबंध संग्रह है श्रृंखला की कड़ियां, और ये 1942 में प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 57। नीचे दो कथन दिए गए हैं, दोनों पे आपको विचार करना है। पहला कथन आप ध्यान से पढ़ें कि गोपाल राम गहमरी उस काल के उपन्यासकार थे जब साहित्यकार और पत्रकार के बीच कोई विभाजित रेखा नहीं थी। दूसरा कथन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट आदि साहित्यकार होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। आपको उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, और तीसरा ऑप्शन है कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, और चौथा ऑप्शन है कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। अगर आप देखें तो गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इनका एक उपन्यास है सरकटी लाश, और इनका अगर आप जन्म देखें तो 1866 ईस्वी में जन्म हुआ। मतलब ये इन्होंने 19वीं शताब्दी में लेखन अपना प्रारंभ कर दिया था। तो और उस समय अगर आप देखें तो साहित्यकार और पत्रकार के बीच में कोई विभाजित रेखा नहीं थी। जैसे जैसे अगर आप भारतेंदु को देखें तो वो पत्रिकाएं भी निकालते थे, पत्रकार भी थे और साहित्यकार भी थे। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट को भी जो दूसरे ऑप्शन में दिए गए हैं, ये सभी पत्रकार होने के साथ साथ साहित्यकार भी थे। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, और दूसरा भी भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आदि साहित्यकार होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। आपका ऑप्शन पहला कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों पे आपको विचार करना है। पहला कथन है कि आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य की भूमिका दोनों मूलतः कक्षा में पढ़ने के लिए तैयार किए गए नोट्स हैं। और दूसरा कथन है कि हिंदी साहित्य जगत में विश्वविद्यालय आलोचना का उल्लेख गंभीर आलोचना के रूप में किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है कि आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति हिंदी साहित्य की भूमिका दोनों मूलतः कक्षा में पढ़ने के लिए तैयार किए गए नोट्स हैं। और दूसरा जो है ऑप्शन ये गलत है, हिंदी साहित्य जगत में विश्वविद्यालय आलोचना का उल्लेख गंभीर आलोचना के रूप में किया जाता है, ये ऑप्शन गलत है। तो अगर आप देखें ऑप्शन 1 सही है और ऑप्शन 2 गलत, ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। नागरी लिपि से संबंधित तथ्य हैं। तो आपको 5 तथ्य दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन से तथ्य नागरी लिपि से संबंधित हैं। तो अगर आप देखें कि नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा, तो पहला कथन सही है। दूसरा, मध्य प्रदेश के नागर ब्राह्मणों द्वारा विशेष रूप से प्रयुक्त होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा, तो ये गलत है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा है, देवनगर अर्थात काशी में प्रचार के कारण यह देवनागरी कहलाई, ये सही है। और चौथा है डी नंबर तथ्य कि ललित ललाम में उल्लिखित नागरी लिपि ही देवनागरी लिपि है, ये गलत है। और पांचवा या ई नंबर तथ्य अगर आप देखें तो तांत्रिक चिन्ह देवनागर से साम्य के कारण इसे देवनागरी और फिर नागर कहा गया, तो ये सही है। तो ए, सी और ई ये तीनों तथ्य सही है, ए, सी और ई। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60। यशपाल द्वारा रचित निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम है। तो यशपाल बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं और उनके उपन्यास आपको सभी कंठस्थ होने चाहिए, और कोशिश करें कि प्रकाशन वर्ष के साथ याद कर लें यशपाल के उपन्यासों को, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। अगर आप देखें दिव्या, तो दिव्या का प्रकाशन वर्ष 1945 है। और झूठा सच बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष 1958 है। इसके अलावा अगर आप अमिता को देखें तो 1956 इसका रचना काल है। दादा कॉमरेड 1941 में आई थी रचना। और इसके अलावा देशद्रोही ये 1943 ईस्वी की रचना है। तो अब पूरा समीकरण आपके आंखों के सामने है। अगर आप देखें तो सबसे पहली रचना अगर आप देखें तो दादा कॉमरेड होगी, मतलब ऑप्शन बी। और उसके बाद ऑप्शन ई 1943, और उसके बाद ऑप्शन सी, और फिर माफ कीजिए सबसे पहले ऑप्शन बी होगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए आपके। तो सबसे पहले बी, फिर उसके बाद बी चूंकि दादा कॉमरेड है 1941 में आया था। उसके बाद ऑप्शन ई सही है, देशद्रोही 1943 में आया था। उसके बाद ऑप्शन अगर आप देखें
1943 के बाद 1945 में दिव्या आया था, मतलब ऑप्शन ए, और उसके बाद ऑप्शन सी मतलब अमिता 1956 में, और डी झूठा सच 1958 में। तो ऑप्शन जो आपका सेकंड है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आप अगले प्रश्न पे बढ़ें। तो प्रश्न संख्या 61 आपके सामने है। एक काव्य पंक्ति है, आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है। काव्य पंक्ति है, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। अगर आप देखें तो ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है, और जो जिस रचना से ये पंक्ति है उसका नाम है आशु। बहुत प्रसिद्ध रचना है प्रसाद की। आपको इसका प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए, 1925 ईस्वी में आई थी ये। प्रसाद की सभी रचनाएं आपको कंठस्थ होनी चाहिए, और कोशिश करें कि जो महत्वपूर्ण लेखक है उनकी जो रचनाएं हैं वो आप प्रकाशन वर्ष के साथ, महत्वपूर्ण रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के साथ याद करें। तो आंसू 1925 में रचित कविता है जयशंकर प्रसाद की, और सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में, इसी रचना की पंक्ति है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, प्रश्न संख्या 62, 62। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण आर के रूप में। तो अभिकथन और कारण पे आपको विचार करना है। तो पहला जो अभिकथन है वो है, दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो ये आपको पता होगा कि दो अक्षरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, और जो दो शब्दों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा कारण है कि दो स्वरों के पास पास आने से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो आप देखें कि दोनों तो सही है, लेकिन अब आपको बताना है कि कथन ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है, या कथन ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, कथन ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो आपको इन ऑप्शंस में से बताना है। तो अगर आप देखें दोनों कथन सही है, लेकिन आपको देखना है क्या आर ए की सही व्याख्या है या नहीं। पहले तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों कथन सही है। इसके बाद आप बताएं कि ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। तो अगर आप देखें तो ए जो है आर की सही व्याख्या हो सकती है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि पहले आप देखें दो स्वरों के पास पास आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। लेकिन अगर आप स्वर संधि के हिसाब से उसको व्याख्यायित करना चाहें संधि को, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि दो व्यंजनों के भी पास पास आने से संधि हो सकती है, लेकिन इसमें केवल स्वर संधि के हिसाब से आप व्याख्यायित नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से कथन ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 63 नंबर क्वेश्चन, काव्य में आसार वस्तु को दूर करने, सार ग्रहण करने तथा चारुता लाने के कारण शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों स्थान पाते हैं, यह किसका कथन है। अगर आप सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक से काव्य शास्त्र कवर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उस पुस्तक में बहुत साफ साफ दिया गया है, ये रुद्रट का कथन है, और रुद्रट ने ही शक्ति के लिए प्रतिभा, मतलब प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया था। तो रुद्रट ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ये महत्वपूर्ण कुछ उपन्यास हैं और उनके पात्र दिए गए हैं। तो कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, आप अगर देखें यूजीसी नेट के सिलेबस में जो उपन्यास लगे हुए हैं उनके कुछ कुछ पात्र भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी पात्रों से संबंधित प्रश्न भी सीयूटी की परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। पहला उपन्यास है जिंदगी नामा, दूसरा है गोदान, तीसरा है शेखर एक जीवनी और चौथा है मैला आंचल। अगर गोदान जो बहुत मूल उपन्यास, अगर आप माने हिंदी साहित्य में बहुत मूल और बहुत सरल सा उपन्यास है गोदान, और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, उसका अगर आप अध्ययन करें तो आपको पता होगा कि गोदान के पात्र है मिर्जा खुर्शीद। इसके अलावा शेखर एक जीवनी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है अज्ञेय का, इसकी जो नायिका है उसका नाम है शशि। इसके अलावा मैला आंचल की नायिका का नाम कमला है, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री है कमला। और इसके अलावा जिंदगी नामा के पात्र है शाहजी। तो इसमें अगर आप देखें ए का सेकंड, तो पहले और चौथे ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से, और बी का फोर्थ, मतलब ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा और ये सेकंड गलत। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद हम पहुंचते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। 65 नंबर प्रश्न है कि जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। तो आपको जन्मकाल की दृष्टि से इनको लगाना है।
पहले कवि है चंद बरदाई। इनकी रचना अगर आप ध्यान दें तो पृथ्वीराज आसू है बहुत महत्वपूर्ण रचना, और शुक्ल जी ने कहा है कि हिंदी के पहले महाकवि चंद बरदाई हैं और इनका रचित पृथ्वीराज आसू हिंदी का पहला महाकाव्य। इसके बाद आते हैं देवसेन, और इसके बाद खुसरो, रैदास और जायसी। अगर आप देखें तो जो देवसेन है वो 10वीं शताब्दी के रचनाकार हैं, और चंद बरदाई को अगर आप देखें तो 12वीं शताब्दी। और चंद बरदाई को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध हुए वो 1991 और 1992 में 2 युद्ध हुए। तो अगर आप देखें तो उसका वर्णन करने के लिए उनको 12वीं शताब्दी में ही होना चाहिए, तो वो 12वीं शताब्दी के रचनाकार हैं। इसके बाद खुसरो आते हैं। खुसरो को अगर आप देखें तो 13वीं और 14वीं शताब्दी के मध्य के रचनाकार हैं, 13वीं से 14वीं शताब्दी। और उसके बाद रैदास और जायसी अगर देखें तो 1540 ईस्वी में इन्होंने लिखी है पद्मावत, मतलब 16वीं शताब्दी के रचनाकार हैं। तो आप देखें सबसे पहले देवसेन आएंगे, ऑप्शन बी, मतलब पहला और चौथा ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से। उसके बाद आएंगे चंद बरदाई, मतलब ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम पहुंचते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। ये प्रश्न है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, या कथन किस विद्वान का है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक कथन है कबीरदास के संबंध में, और ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उनकी एक पुस्तक है कबीर, और उसमें वो लिखते हैं कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। तो ये प्रश्न संख्या 66। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखें, प्रश्न संख्या 66। तो प्रश्न है, नए पराग नहीं मधुर मधु, नए विकास इकाल, अली कली ही स्व बंध्यो, आगे कौन हवाल। इस दोहे में कौन सा काव्य प्रयोजन है। तो आपको बताना है कि कौन सा काव्य प्रयोजन इस दोहे में है। अगर आप देखें तो आचार्य मम्मट ने 6 काव्य प्रयोजन बताए थे, उनमें से एक है कांता सम्मति उपदेश। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप देखें तो उन्होंने कौन कौन से काव्य प्रयोजन बताए थे, तो 6 काव्य प्रयोजन मम्मट ने बताए थे। उनमें पहला आता है सद्या पर निर्वृत्ति, सद्या पर निर्वृत्ति। दूसरा आता है कांता सम्मति उपदेश। तीसरा अगर आप देखें तो यश की प्राप्ति। चौथा धन की प्राप्ति। पांचवा अगर आप देखें तो पांचवा आता है व्यवहार का ज्ञान। और इसके बाद अंतिम आता है शिवेतर क्षतय, या इसके लिए एक और नाम इस्तेमाल किया जाता है अमंगल निवृत्ति। इसका अर्थ होता है कि कविता को पढ़ने से जो आपके रोग आपके शरीर में होते हैं या कुछ दोष होते हैं उससे आप मुक्त होते हैं। तो ये शिवेतर क्षतय है। अगर आप देखें तो हनुमान बाहु की एक रचना है हिंदी साहित्य में, और आपको ये तुरंत पता होनी चाहिए कि ये रचना किसकी है। तुलसीदास की ये रचना है हनुमान बाहु। और कहा जाता है कि तुलसी को उनकी भुजाओं में बहुत पीड़ा थी, उसके बाद उन्होंने ये रचना लिखी और उसके बाद उनकी जो पीड़ा थी वो दूर हो गई ये रचना लिखने से। तो काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है ना कि किस प्रयोजन से आप काव्य पढ़ रहे हैं। काव्य को पढ़ा क्यों जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है साहित्य के सामने कि हम कविता क्यों पढ़ते हैं, क्यों 4 लाइनें हम पढ़ रहे हैं हमेशा से। तो उसके लिए काव्य प्रयोजन बताए गए हैं कि सद्या पर निवृत्ति, यश की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, व्यवहार के ज्ञान के लिए, और अमंगल निवृत्ति या शिवेतर क्षतय के लिए हम कविता पढ़ते हैं, और इसलिए उसका महत्व है। तो ये इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। प्रश्न नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा लिखा गया है। इनमें से कौन से उपन्यास यशपाल द्वारा लिखे गए हैं। तो आपने पहले ही देखा देशद्रोही, झूठा सच और दिव्या, ये तीनों उपन्यास यशपाल के हैं। तो ए बी ई ऑप्शन सेकेंड आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 69। किस विद्वान ने मंदबुद्धि राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए काव्य का एक प्रयोजन माना। तो अगर आप देखें तो कुंतक ने माना है मंदबुद्धि राजकुमारों को शिक्षित करने को काव्य का एक प्रयोजन। इन्होंने 3 काव्य प्रयोजन बताए, जिनमें से एक आता है व्यवहार का ज्ञान,
दूसरा अगर आप ध्यान दें तो दूसरा आता है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। और तीसरा एक और है, मैं भूल रहा हूं, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो व्यवहार का ज्ञान जो है वो मंदबुद्धि राजकुमारों को शिक्षित करने से इसका संबंध है। तो कुंतक ने मंदबुद्धि राजकुमारों को शिक्षित करने को काव्य का एक प्रयोजन माना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 70, भीष्म साहनी ने अपने किस नाटक को ब्लैक कॉमेडी की संज्ञा दी? तो ये चारों जो नाटक है ये भीष्म साहनी के हैं, और अगर आप देखें तो मुआवजे को उन्होंने ब्लैक कॉमेडी की संज्ञा दी है। ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो निम्नलिखित का सही अनुक्रम है वर्ण, शब्द, पद, पदक्रम और वाक्य। तो अगर आप देखें तो किसी भी वाक्य की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है, और कुछ वर्णों का ऐसा मेल जिससे कुछ सार्थक अर्थ निकले उसको शब्द कहते हैं, और शब्दों के मेल से पद बनते हैं, और पद से पदक्रम, और फिर वाक्य का निर्माण होता है। तो अगर आप देखें ए बी सी डी ई ये सही क्रम में है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ए बी सी डी ई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नीलकमल पद में कौन सा समास है? तो अगर आप देखें तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, तत्पुरुष और अव्ययीभाव, कर्मधारय। तो बहुब्रीहि समास अगर आप देखें तो इनमें अगर इसकी आप परिभाषा देखें तो इसमें पहला पद और दूसरा पद मिलके कोई तीसरा अर्थ निकालते हैं, तो वो होता है बहुब्रीहि समास। जैसे अगर आप देखें त्रिनेत्र में बहुब्रीहि समास होगा, तीन नेत्रों वाला, अर्थात भगवान शिव। तो पहला और दूसरा पद मिलके तीसरा अर्थ निकाल रहे हैं, जैसे त्रिनेत्र में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास अगर आप देखें तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है। तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है पहले से, और अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है दूसरे से। जैसे प्रतिदिन अगर आप देखें इसके उदाहरण के रूप में, तो प्रतिदिन में पहला पद प्रधान है और दूसरा पद गौण, तो ये अव्ययी भाव हो गया। और कर्मधारय में अगर आप देखें तो पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य। तो अगर आप देखें नील कमल में जो पहला पद है नील वो विशेषण है और कमल जो है वो विशेष्य है, तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे नील कमल के अलावा अगर आप नील गाय देखें तो नील उसमें भी विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है, तो नील विशेषण है और कमल विशेष्य। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगले प्रश्न की ओर अगर हम आए तो एक काव्य पंक्ति आपको बतानी है कि यह पंक्ति किस कवि की है। पंडित सरल सत्य बखाना देहें रुद्र बसंत निर्गाणा। तो ये पंक्ति किसकी है? अगर आपने पढ़ा होगा आदिकाल तो आप देखेंगे कि सरहपा की पंक्ति है। सरहपा की रचना बहुत प्रसिद्ध है, दोहा कोश आपको पता होना चाहिए। और सरहपा की पंक्तियां लगभग परीक्षा में पूछी जाती है, सीयूईटी के पेपर में लगभग प्रतिवर्ष अगर आप देखें तो कुछ एकाध वर्षों को छोड़ दें तो सरहपा की पंक्ति पूछी जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद होना चाहिए। आगे हम बढ़े तो आगे का जो प्रश्न है, प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74, उसमें दिया गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में और दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन है, यद्यप कबीर की सामाजिक चेतना अत्यंत प्रखर है लेकिन उनकी स्त्री संबंधी विचारों में कहीं कहीं मध्यकालीन संकीर्णता का प्रभाव है। दूसरा जो उसका कारण है, कारण आर के रूप में दिया गया है कथन, वो है सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक प्रक्रिया के साथ सभी भक्त कवियों का संबंध एक जैसा है। आपको बताना है कि कथन ए और आर में से कौन सा सत्य है और क्या आर ए की सही व्याख्या है या नहीं। तो अगर आप पहले कथन को ध्यान से पढ़ें तो यद्यप कबीर की सामाजिक चेतना अत्यंत प्रखर है लेकिन उनके स्त्री संबंधी विचारों में कहीं कहीं मध्यकालीन संकीर्णता का प्रभाव है। कबीर को अगर आप देखें तो वो मध्यकालीन कुरीतियों पे चोट करते हैं। जैसे अगर आप देखें कि जो तू बाभन बड़नी का जाया आन बाट है क्यों नहीं आया, तो वो मध्यकालीन कुरीतियों पे चोट करते हैं। लेकिन उसके साथ अगर आप देखें तो उनकी स्त्री संबंधी विचार में मध्यकालीन संकीर्णता दिखाई पड़ती है। वो नारी को नरक का द्वार कहते हैं। इसके अलावा वो कभी कभी कहते हैं कि नारी के तो दो फन, नागिन के तो दो फन, नारी के फन 20, जाका डसा न फिर जिए मरिए बिस्बा 20। तो नारियों के संबंध में उनके जो विचार है उसमें मध्यकालीन संकीर्णता दिखाई देती है। तो पहला तो कथन सही है। दूसरा अगर आप देखें कि सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक प्रक्रिया के साथ सभी भक्त कवियों का संबंध एक जैसा है, तो ये कथन गलत है। क्योंकि अगर आप देखें तो उसी सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक प्रक्रिया का प्रभाव जब कबीर पे पड़ता है तो कबीर वर्ण व्यवस्था के घोर विरोधी हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे तुलसीदास जब आते हैं
भक्त काल में, तो वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं। तो सभी भक्त कवियों पे उनका एक जैसा प्रभाव या उससे एक जैसा संबंध नहीं है। तो ऑप्शन ए सही है और आर गलत। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कथन ए जो है वो सत्य है और आर असत्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही क्रम है। तो अगर आप देखें तो भरत मुनि सबसे पहले आचार्य है, और ऑप्शंस में अगर आप देखें तो ऑप्शन जो दूसरा ऑप्शन है उसमें डी सबसे पहले दिया हुआ है, मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं, लेकिन परीक्षा में आप समय बचाने के लिए एलिमिनेट करके या इस प्रकार से समय की बचत करते हुए प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें भरत मुनि के बाद भामा, और उसके बाद वामन, उसके बाद आनंदवर्धन, और उसके बाद अभिनव गुप्त आते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही हो। अगले प्रश्न की ओर हम आए, क्वेश्चन नंबर 76। तो इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। कुछ रेडियो रूपांतर दिए गए हैं और उनके रूपांतरकार। तो अगर आप देखें तो कामायनी का जो रेडियो रूपांतर है उसके रूपांतरकार हैं उदय शंकर भट्ट, माफ कीजिए, कामायनी के जो रूपांतरकार हैं उनका नाम है प्रभाकर माछवे। मेघदूत का उदय शंकर भट्ट ने किया है रूपांतर, जयदोल का गे ने, और गांव के देवता का रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया है। तो अगर आप देखें ए का थर्ड, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन ए का थर्ड मतलब ए का थर्ड, और मेघदूत मतलब बी का फोर्थ, और सी का सेकंड। तो ये वाला ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी के महत्वपूर्ण नाटक कार्यक्रम हवा महल का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर है 1957, ऑप्शन थर्ड। ये शाम के समय एक कार्यक्रम आता था हवा महल नाम से। अगले प्रश्न की ओर जाएं तो इनमें 2 कथन दिए गए हैं, दोनों पे आपको विचार करना है। पहला कथन है कि टीवी धारावाहिक संपूर्ण कृति को किस्तों में प्रदर्शित करता है। दूसरा कथन है, अनिश्चितकालीन समय तक चलने वाले अत्यधिक लोकप्रिय नाटकों को सोप ओपेरा नाम फ्रांसीसी प्रेस ने दिया था। तो पहला कथन तो सही है कि टीवी धारावाहिक संपूर्ण कृति को किस्तों में एपिसोड के रूप में प्रदर्शित करता है, और दूसरा जो कथन है अनिश्चितकालीन समय तक चलने वाले अत्यधिक लोकप्रिय नाटक को सोप ओपेरा नाम फ्रांसीसी प्रेस ने दिया, तो ये गलत है। क्योंकि सोप ओपेरा नाम सबसे पहले अमेरिकन प्रेस में एक स्त्री काम करती थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, तो अमेरिकन प्रेस ने दिया था सबसे पहले नाम। तो ऑप्शन में जो कथन 1 सही है और कथन 2 गलत, मतलब थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े। 2 कथन दिए गए हैं, दोनों पे आपको विचार करना है। तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली की भाषा ब्रज है। तुलसीदास ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ रीत कवि हैं। तो तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली की भाषा ब्रज है, ये पहला कथन सही है। और तुलसीदास ब्रज भाषा के सबसे रीत कवि हैं, तो ये गलत है, क्योंकि तुलसीदास रीत कवि नहीं है, वो भक्त कवि है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। अगर आप देखें तुलसीदास बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं भक्त काल के, और आपको इनकी सारी रचनाएं कंठस्थ होनी चाहिए। कवितावली अगर आप देखें तो 7 कांडों में विभाजित है, 7 कांड है कवितावली में, और जो अंतिम कांड है, अंतिम कांड में महामारी का वर्णन है। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, और बहुत महत्वपूर्ण रचना है तुलसीदास की कवितावली। तो ऑप्शन में जो कथन 1 है वो सही है और कथन 2 है वो गलत है, तो ये इसका भी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 80 नंबर प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में और दूसरा उसके कारण आर के रूप में, दोनों पे आपको विचार करना है। अभिकथन है कि प्रयोजन मूलक हिंदी आधुनिक भाषा विज्ञान की अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत उपशाखा के रूप में विकसित हुई है, और दूसरा जो उसका कारण है, प्रयोजन मूलक भाषा का स्पष्ट और एकार्थक होना आवश्यक नहीं है। तो पहला तो कथन जो कि है प्रयोजन मूलक हिंदी आधुनिक भाषा विज्ञान की अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत उपशाखा के रूप में विकसित हुई, ये सही है। और दूसरा है प्रयोजन मूलक भाषा का स्पष्ट और एकार्थक होना आवश्यक नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि प्रयोजन मूलक जो भाषा है वो एकार्थक ही होनी चाहिए, मतलब उसका भाव स्पष्ट और एकार्थक होना चाहिए। जैसे अगर आप देखें कामकाजी हिंदी, प्रयोजन मूलक भाषा को भी कामकाजी हिंदी कहा जाता है, तो अगर आप इसमें देखें तो जो एक स्पेसिफिक वर्ड होगा उसका स्पेसिफिक मीनिंग ही होना चाहिए। जैसे बजट है तो उसका एक ही अर्थ होना चाहिए, उसको आप बहुअर्थ में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो अभिकथन ए सही है और आर सही नहीं है, ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। अगर आप देखें प्लग के चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली,
इंदुमती और उसने कहा था। ये सभी कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए ये कहानियां किसके द्वारा पहले तो लिखी गई है। तो प्लेग की चुड़ैल भगवान दास की कहानी है। 11 वर्ष का समय शुक्ल जी की कहानी है। और दुलाई वाली बंग महिला की कहानी है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। किशोरीलाल जी की कहानी है। उसने कहा था गुलेरी जी की कहानी है। अगर आप देखें उसने कहा था 1915 ईस्वी में आई, तो और उसके अलावा इंदुमती 1900 ईस्वी में, दुलाई वाली 1907 ईस्वी में, 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी में, और प्लेग की चुड़ैल संभवतः 1901 ईस्वी में आई। आप इसको चेक कर सकते हैं, शायद 1901 ईस्वी में ही आई। तो अगर आप इसमें देखें ऑप्शंस में, तो सबसे पहले इंदुमती आई, मतलब ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद माफ कीजिए, इसमें अगर आप देखें तो सबसे अंतिम में अगर आप देखें तो उसने कहा था कहानी है, मतलब ई जिसमें होगा, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, मतलब पहला तो नहीं सही है। इन तीनों में से सही ऑप्शन है, अगर आप देखें सबसे पहले इंदुमती आई है 1900 ईस्वी में, तो डी पहला रहेगा और ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बसेरे से दूर आत्मकथा किस साहित्यकार से संबंधित है? बसेरे से दूर अगर आप देखें तो ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। इनकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई थी और चारों के अलग अलग नाम थे। अगर आप देखें, पहला है नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर, और दूसरा है क्या भूलूं क्या याद करूं। इनफैक्ट पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये पहला है, और ये दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर क्या भूलूं क्या याद करूं। तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक, इसको याद करने के लिए मैंने बनाया था KNBD क्रम से याद करने के लिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में और दूसरा उसके कारण आर के रूप में। आपको दोनों पे विचार करना है। जो अभिकथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने उपन्यासों को बार बार गप की संज्ञा देते हैं, और कारण है अपने उपन्यासों को गप कह के वे अपने को इतिहास के तथ्यों के बंधन से मुक्त कर लेते हैं। तो दोनों सही है। कथन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने उपन्यासों को बार बार गप की संज्ञा देते हैं और अपने उपन्यासों को गप कह के वो इतिहास के तथ्यों से मुक्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, और आर उसका कथन भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। अगले प्रश्न की ओर हम आए। अंधा युग, अंधा युग आपको पता होगा, अंधा युग का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। अंधा युग पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किसका नाटक है, तो धर्मवीर भारती का नाटक है अंधा युग, धर्मवीर भारती, और इसका प्रकाशन वर्ष 1955 है। आपको याद होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बूंद और समुद्र उपन्यास के रचनाकार हैं। तो ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है बूंद और समुद्र। इसके अलावा और भी उपन्यास जो अमृतलाल नागर के हैं वो आपको याद होने चाहिए। जैसे एक है मानस का हंस, नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है मानस का हंस। और दूसरा है खंजन नयन, एक महत्वपूर्ण उपन्यास खंजन नयन है। एक अमृत और विष आपको याद होनी चाहिए, अमृत और विष। इसके अलावा नाच्यो बहुत गोपाल, एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है नाच्यो बहुत गोपाल। इसके अलावा एक द नैमिषारण्य, एक इनका उपन्यास है वो भी। तो आपको अमृतलाल नागर के सभी उपन्यास याद होने चाहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 86।
गीतावली की रचना तुलसीदास ने किस कवि से प्रभावित होकर की? तो अगर आप शुक्ल को अच्छे से पढ़ रहे हैं या सरस्वती पांडे गोविंद पांडे को भी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि सूरदास से प्रभावित होकर तुलसीदास ने गीतावली की रचना की। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। अब इसमें कुछ रचनाएं हैं और उसके रचनाकार हैं। तो अगर आपको नहीं पता है, एक क्षण के लिए आप माने कि आपको नहीं पता है कि इन रचनाओं में से ज्यादातर रचनाओं के रचनाकार का नाम आपको नहीं पता है, तो भी अगर आप देखें तो एक रचना जैसे मतीराम बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार है, इनकी रचनाएं आपको पता होंगी। तो मतीराम की रचना है ललित ललाम। अब अगर आप एलिमिनेट करें क्वेश्चंस को तो जो सी नंबर की रचना है उसका ऑप्शन सेकंड होगा। तो अगर आप देखें तो सी का सेकंड इसमें है और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको और रचनाओं को परखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप एलिमिनेट करके जल्दी से उत्तर तक पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में और दूसरा उसके कारण आर के रूप में। आपको चर्चा करनी है दोनों पे। विद्यापति ने लोक भाषा को आहट से ज्यादा मधुर बताया, तो ये कथन सही है क्योंकि वो कहते हैं देसिल बाना सब जन मिठा, मतलब देसी भाषा जो है या लोक भाषा जो है वो सबसे मीठी होती है। मतलब विद्यापति ने लोक भाषा को आहट से ज्यादा मधुर बताया है। दूसरा जो कारण है, लौकिक संस्कृति की अंतिम अवस्था को ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, तो ये गलत है क्योंकि अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें तो उसमें पहली ही लाइन है कि प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। तो ये गलत हो जाएगा। अभिकथन ए सही है, आर सही नहीं है, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और कालों का नामकरण है और इतिहासकार दिए हुए हैं। अगर आप देखें तो रीतिकाल नाम रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया, अलंकृत काल अगर आप देखें तो मिश्र बंधु ने नाम दिया और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और रीतिकाल जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो अगर आप देखें ए का 4th मतलब ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको केवल ये पता है कि शुक्ल जी ने रीतिकाल नाम दिया तब भी आप ये प्रश्न कर पाएंगे, लेकिन आपको सभी का पता होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, इन तीनों लेखकों के माध्यम से किस आलोचक ने हिंदी नवजागरण का स्पष्ट नक्शा तैयार किया? तो अगर आप देखें हिंदी साहित्य के इतिहास में रामविलास शर्मा ने नवजागरण पे सबसे ज्यादा चर्चा की है और रामविलास शर्मा को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो भारतेंदु, महावीर और निराला इन तीनों पे इन्होंने स्वतंत्र पुस्तक भी लिखी है। निराला की साहित्य साधना निराला के ऊपर लिखी है और भारतेंदु और महावीर के ऊपर भी इन्होंने स्वतंत्र पुस्तक लिखी है और तीनों के माध्यम से इन्होंने हिंदी नवजागरण का नक्शा स्पष्ट किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा, ऑप्शन 3rd। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों पे आपको विचार करना है। पहला कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा को व्याकरणिक संस्कार दिया। द्विवेदी युगीन आलोचक पद्म सिंह शर्मा महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य विषयक नैतिकतावादी दृष्टिकोण के पक्षधर थे। अब दूसरा कथन अगर आप देखें तो आपको किसी पुस्तक में यह कथन नहीं मिलेगा, ज्यादातर पुस्तकों में आपको यह कथन मिलेगा नहीं कि द्विवेदी युगीन आलोचक पद्म सिंह शर्मा और महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य विषयक नैतिकतावादी दृष्टि के पक्षधर थे। पहला कथन तो सही है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा को व्याकरणिक संस्कार दिया। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा कथन अगर आप देखें तो द्विवेदी युगीन आलोचक पद्म सिंह शर्मा महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य विषयक नैतिकतावादी दृष्टि के पक्षधर थे, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि पद्म सिंह शर्मा संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी सरल खड़ी बोली के मतलब खड़ी बोली के समर्थक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये गलत हो जाएगा। कथन 1 सही है और लेकिन दूसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन 3rd सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े। 2 कथन दिए गए हैं अभिकथन और तर्क के रूप में, कारण के रूप में, और आपको दोनों पे विचार करना है। शब्द और अर्थ का नित्य संबंध है। शब्द शक्ति के संबंध में शब्द और अर्थ का विचार नहीं किया जाता। तो पहला तो सही है, शब्द और अर्थ का नित्य संबंध है, लेकिन दूसरा जो कारण है वो गलत है क्योंकि शब्द शक्ति कहा ही उसे जाता है कि शब्द में किस प्रकार की शक्ति है, मतलब अर्थ को देने की कितनी शक्ति है शब्द में, उसी को शब्द शक्ति कहा जाता है। तो शब्द शक्ति में शब्द और अर्थ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और या यूं कहें कि सबसे ज्यादा योगदान उसी का होता है, शब्द और अर्थ का। तो ये जो कारण है ये गलत हो जाएगा, मतलब ए सही है, आर सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े। नागरी टेलीप्रिंटरों का प्रयोग करने वाली पहली समाचार समिति है।
तो हिंदुस्तान समाचार ने नागरी टेलीप्रिंटरों का प्रयोग सबसे पहले स्टार्ट किया। हिंदुस्तान समाचार के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका स्थापना वर्ष तो 1948 में स्थापना हुई हिंदुस्तान समाचार की। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित समाचार एजेंसियों की स्थापना वर्ष से संबंधित तथ्य है। तो आपको स्थापना वर्ष पता होना चाहिए इन समाचार पत्रों का। अभी हमने देखा कि हिंदुस्तान समाचार जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1948 है, तो ये तो गलत है। इसके अलावा यूनि वार्ता 1961 में शुरू हुई पत्रिका, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाकी बचे 3 ऑप्शन और तीनों सही हैं। यूएनआई 1961, भाषा 1986 और समाचार भारती 1965। मतलब ए, बी और ई ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आप पढ़े, देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता प्रकाशित हुआ। पंडित युगल किशोर शुक्ल द्वारा संपादित उद्दंड मार्तंड का प्रारंभ। और श्रद्धाराम फिल्लौरी ने भाग्यवती नामक हिंदी उपन्यास लिखा। दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र प्रदर्शित हुई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया। तो आपको इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। अगर आप देखें, देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता 1888 में आया। इसके अलावा युगल किशोर ने उद्दंड मार्तंड का संपादन प्रारंभ किया 1826 में। श्रद्धाराम फिल्लौरी ने भाग्यवती उपन्यास 1877 में लिखा। और दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र ये 1913 में आई। और महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने संपादन सरस्वती पत्रिका का कब प्रारंभ किया। तो अगर आप देखें, इन्होंने जनवरी 1903 से दिसंबर 1920 तक संपादन किया सरस्वती पत्रिका का। तो अगर आप देखें तो सबसे पहला जो तथ्य है कालक्रम के हिसाब से वो ऑप्शन बी है। तो मतलब ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा भाग्यवती उपन्यास का लिखा जाना, और उसके बाद देवकीनंदन खत्री का उपन्यास, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन, और उसके बाद दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का प्रदर्शित होना। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े। अगला प्रश्न है, निबंध संबंधी निम्नलिखित कथनों में से उपयुक्त कथन है। पहला कथन है, निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को विद्यानिवास मिश्र ने प्रशस्त किया। तो अगर आप देखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधों के लिए विख्यात हैं और विद्यानिवास मिश्र भी ललित निबंधों के लिए विख्यात है। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला कथन सही है। कुबेरनाथ राय के निबंधों में प्रिय नीलकंठी, रस आकेटक, विषाद योग विशेष रूप से सराहे गए हैं। तो ये भी सही है। तीसरा है, प्रभाकर माचवे के निबंध आलोचना और ललित निबंध के संधिबिंदु पर रचे गए हैं। तो ये भी गलत है। गंभीरता और लालित्य के समन्वित रूप को ललित निबंध कहते हैं, ये कथन सही है। और ललित निबंध के अन्य प्रयोगकर्ता अध्यापक पूर्ण सिंह है, ये गलत है। मतलब ए, बी और डी ये ऑप्शन सही है। मतलब ऑप्शन सेकेंड आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथनों पे आपको विचार करना है। पहला कथन है कि समास में कम से कम 2 पदों का योग होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर आप संधि देखें तो संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। और समास में 2 पदों का, कम से कम 2 पदों का योग होता है। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा है, बहुब्रीहि समास का विग्रह शब्दात्मक या पदात्मक ना होकर वाक्यात्मक होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुब्रीहि समास में पहला और दूसरा पद मिलके कोई तीसरा अर्थ देते हैं और वो वाक्यात्मक रूप में होता है। जैसे मैंने उदाहरण वहां पे दिया त्रिनेत्र का। तो अगर आप त्रिनेत्र का समास विग्रह करें तो 3 नेत्रों वाला अर्थात शिव जी, तो ये वाक्यात्मक इसका विग्रह हुआ। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। मतलब कथन 1 और 2 दोनों सही है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। 98 नंबर क्वेश्चन है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं। तो नामवर सिंह की रचना है दूसरी परंपरा की खोज, और इसका रचना काल भी आपको पता होना चाहिए। 1982 में यह रचना आई। संभवतः आप इसको फैक्ट चेक कर लीजिएगा। 1982 में यह रचना आई। इसके अलावा नामवर सिंह की एक और रचना बहुत महत्वपूर्ण है, कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान। और इसके अलावा एक रचना और है, नई कविता के प्रतिमान, वो दूसरे लेखक की है। आप उसको चेक कर सकते हैं और कंफ्यूज ना हो उन दोनों के बीच में। कविता के नए प्रतिमान
नामवर सिंह की रचना है, इस पे साहित्य अकादमी मिला हुआ है नामवर सिंह को। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण आर के रूप में। तो अभिकथन जो है वो है काव्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन लोकोत्तर आनंद है और दूसरा है अर्थार्जन से लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति होती है। तो पहला तो कथन सही है कि काव्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन लोकोत्तर आनंद है, लेकिन जो दूसरा उसका कारण दिया गया है कि अर्थार्जन से लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति होती है, ये गलत है, क्योंकि केवल अर्थ ग्रहण करके आप लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते, उसके लिए भाव और रस का ग्रहण भी जरूरी है। तो भाव और रस के ग्रहण के बिना आप लोकोत्तर आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। तो कथन ए सही है और आर असत्य है। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं आज के अंतिम प्रश्न के ऊपर। अमंगल निवृत्ति किसका अंग माना जाता है? काव्य भेद, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु और काव्य लक्षण। तो अभी हमने चर्चा की कि मम्मट ने 6 काव्य प्रयोजन बताए थे, जिनमें से पहला था सद्यापर निर्वृत्ति, सद्यापर निर्वृत्ति, दूसरा था कांता सम्मति उपदेश, कांता सम्मति उपदेश, तीसरा था यश की प्राप्ति, चौथा था धन की प्राप्ति, पांचवा था व्यवहार का ज्ञान और अंतिम था शिवेतर क्षतये, शिवेतर क्षतये, या इसी को मैंने बताया कहा जाता है अमंगल निवृत्ति। इसका अर्थ होता है कि काव्य प्रयोजन मतलब काव्य शास्त्र की दुनिया में एक बड़ा प्रश्न है कि काव्य को हम क्यों पढ़ते हैं, कविता को क्यों पढ़ा जाना चाहिए। तो मम्मट ने बताया कि इन 6 कारणों से कविता को पढ़ा जाना चाहिए। सद्यापर निर्वृत्ति, और कविता क्योंकि उपदेश आपको देती है, इसके लिए कविता का पढ़ना जरूरी है। यश की प्राप्ति होती है कविता पढ़ने से या लिखने से, धन की प्राप्ति होती है, व्यवहार का ज्ञान होता है, और शिवेतर क्षतये या अमंगल निवृत्ति, जो कुछ भी अमंगल होता है, रोग दोष, वो उससे आप मुक्त होते हैं। और हनुमान बाहुक इसका शिवेतर क्षतये का उदाहरण है। तुलसीदास की रचना मैंने बताया जैसे आपको, हनुमान बाहुक। तो इसलिए इसका जो सेकंड ऑप्शन है काव्य प्रयोजन, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के ये 100 प्रश्न समाप्त हुए और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। आपको आगामी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।